सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। निश्चित रूप से आपका पेपर सबका बहुत अच्छा हुआ होगा। सोल्यूशन कर लेते हैं। ये तीसरी शिफ्ट का पेपर है। थर्ड शिफ्ट जो हुई थी उसका पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड। पहला क्वेश्चन नंबर 61। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मे एंड मस्ट बी फ्लेक्सिबल। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हु कोटेड दिस? ये किसने कहा? तो ये अब्राहम लिंकन का कोटेशन है और इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है ए, बी, सी, डी। किसी भी ऑप्शन में अब्राहम लिंकन नहीं लिखा हुआ है और अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन है। तो अब बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है ये तो वही जाने, या फिर इसको डिलीट करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इसका सही आंसर जो है वो क्या है? अब्राहम लिंकन है। क्वेश्चन नंबर 62, 62वां जो क्वेश्चन है, नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी भी कैंडिडेट का गलत नहीं हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूं। LSRW देखिएगा ऑप्शन में कौन से में LSRW है। L ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद अपन चलते हैं। Which one of these is not an element of कम्युनिकेटिव अप्रोच? इनमें से कौन सा एक कम्युनिकेटिव अप्रोच का एलिमेंट नहीं है? एक एक को पढ़ के देखते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज प्रैक्टिकल इन यूज, ये तो ठीक बात है। इट डेवलप्स द स्पीच एबिलिटी, ये भी ठीक बात है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन यूज, इसमें तो कहा है प्रैक्टिकल इन यूज, इसमें कहा है नॉट प्रैक्टिकल इन यूज। तो इस प्रकार के जब विरोधाभासी ऑप्शन हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि इनमें से ही कोई एक आंसर है। और अब जानते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उसके लिए ये नहीं है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल इन यूज, ये बात सही नहीं है। तो ठीक है, तो उसे यही पूछा है नॉट एन एलिमेंट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विच इज द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज? विच इज द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग, तो ये पूछा है कि इनमें से लेटेस्ट एप्लीकेशन कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या मानते हैं? CLT मानते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच मानते हैं। इसकी वजह ये है कि जो भी देखो इसमें प्रोजेक्ट अप्रोच भी हो सकती है, लेकिन यहां हमारे पास सिलेबस में जो है वो क्या था, हमारे पास CLT हमारे सिलेबस में है। और इस प्रकार के जब कोई क्वेश्चन आए जिनमें एक ऑप्शन वो हो जो आपके सिलेबस में हो और बाकी नहीं हो, तो आपको वही मान लेना चाहिए कौन सा जो आपके सिलेबस में है। इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? CLT यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच इसका सही आंसर मानते हैं। अदरवाइज इसका प्रोजेक्ट अप्रोच भी आंसर माना जा सकता है। चूज वन ऑफ दीज विच इज नॉट अ रेमेडी टू रिजॉल्व द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इनमें से कौन सा एक वो है, उपाय है जो चैलेंजेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, जो चैलेंजेज हैं टीचिंग इंग्लिश के उनको सोल्व करने का एक उपाय है। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। नॉट पूछा है, नहीं है ये पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। प्रोवाइड सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर्स यानी अच्छे और योग्य टीचर्स, तो ये तो ठीक बात है। बिल्डिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट यहाँ कई बच्चों ने इसको रिपोर्ट पढ़ के शायद ये कर दिया होगा। रिपोर्ट यहाँ रिलेशन है, क्या बनाना? रिलेशन बनाना, संबंध स्थापित करना, किनके बीच में? टीचर और बच्चे के बीच में, टीचर और अभिभावक के बीच में, टीचर्स के बीच में। तो ये तो ठीक है, इससे जो चैलेंजेस हैं उनको दूर किया जाता है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, ये भी ठीक है। यूज ओनली वन मेथड ऑफ टीचिंग, ये नहीं है, क्योंकि RT में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच है, एक से ज्यादा तरीके अपनाए जाते हैं, ओनली वन ये नहीं है। तो ये आप इसका आंसर होना चाहिए। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग या ऑनलाइन रेमेडियल एजुकेशन? इनमें से कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, यानी नहीं पूछा है। एडवांटेज है ये नहीं पूछा, कौन सा एक एडवांटेज, कौन सा एक फायदा नहीं है, इस बात को पूछा है। गिव्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन टू द लर्नर, ये बच्चों को एकाकीपन की सेंस देता है। ठीक है, तो ये फायदा तो नहीं हो सकता किसी भी हाल में, तो ये नहीं है, तो आंसर इसका ये ही हो जाएगा। आगे देखिएगा, एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये तो इसकी अच्छाई है कि ये जो टाइम एंड स्पेस का जो बैरियर है उसको खत्म कर देता है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ये बात भी ठीक है।
कि ऑनलाइन कोर्स जो होते हैं वो निश्चित रूप से सस्ते होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। द इंस्ट्रक्शन पेस इज फ्लेक्सिबल, इंस्ट्रक्शन की जो पेस होती है वो भी फ्लेक्सिबल होती है, आप अपने हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ दीज इज ए डिसएडवांटेज, देखो इसमें भी डिसएडवांटेज पूछा है, यानी कमी पूछी है, नुकसान पूछा है ऑफ ऑनलाइन रेमेडियल एजुकेशन। इट इज ईजी फॉर द स्टूडेंट टू नेविगेट इंफॉर्मेशन, ये बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन की दिशा तय करने का, तो ये तो ठीक है। नो टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर से किसी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट नहीं होती है, ये डिसएडवांटेज ही मान के चलो इसको आप लोग, ठीक है। क्यों? आप लोगों को कोर्स मिल गया, उसके बाद में जो इंस्ट्रक्टर होता है उसकी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट कुछ नहीं मिलती है। आप अपने स्तर पे ही अपनी चीज़ों को देखिएगा, टेक्निकल सपोर्ट तो वो आपके जो एंड पे वो नहीं दे पाता है। वेल डिजाइंड ऑनलाइन कोर्स मेक इट इजी, ये भी ठीक बात है नन, तो ये इसका आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज बेसिकली, अच्छा क्वेश्चन है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इज बेसिकली ये किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअस वाला है, इसका मतलब आप मान के चलिएगा ये समेटिव तो नहीं है, किस प्रकार का है, फॉर्मेटिव है, और फॉर्मेटिव में भी स्कूल बेस्ड होता है। किस प्रकार का होता है ये, स्कूल बेस्ड होता है। तो देखिएगा फॉर्मेटिव एंड स्कूल बेस्ड इसमें कहाँ सी है, ये आंसर है इसका, ठीक है। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ मेरिट ऑफ ग्रुप इवेल्युएशन, ग्रुप इवेल्युएशन की कौन सी मेरिट नहीं है इसमें, देखिए डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैन नॉट बी इवेल्युएटेड, अलग अलग प्रकार की जो लर्निंग स्टाइल है उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तो ये तो मेरिट नहीं हो सकती निश्चित रूप से। स्टूडेंट लर्न इन कोऑपरेटिव मैनर, ये तो मेरिट है कि बच्चे कोऑपरेटिव मैनर में सीखते हैं। हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, ये भी ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा समेटिव इवैल्यूएशन, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें समेटिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन इंप्रूविंग ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस, ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन देता है किसकी, इंप्रूविंग के लिए। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होता है वो समेटिव की बजाय कौन सा देता है, फॉर्मेटिव देता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ डिसाइडिंग द अडॉप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोसेस, यानी लंबे टर्म के लिए कौन सी प्रकार की जो डिसाइड ये तय करता है किस प्रकार के प्रोडक्ट और प्रोसेस को अपनाया जाए, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ये बी इसका, इनमें से जो ऑप्शंस हैं उनमें से बी इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद में देखिएगा मे बी एन अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट, जब आप इस टाइटल को इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एडोलेसेंस होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट लिंकिंग डिवाइस विच आर गिवन बिलो, ये देखिएगा एडोलेसेंट्स देयर फ्रेंड्स फील लेट डाउन, तो इनमें से कौन सा होना चाहिए, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो बोथ और एंड होना चाहिए इसमें, बोथ एडोलेसेंट्स एंड देयर फ्रेंड्स फील लेट डाउन, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। बाकी तो देखो नहीं हो पा रहे हैं इसमें, देखो दो एंड ये नहीं है। दे हैव ए टेंडेंसी टू गो स्ट्रे टू चूज द रॉन्ग पाथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ऐसे नहीं है कि कोई भी आप लोग नाइदर नॉट भी फिट बैठ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी, आइदर और भी, ग्रामेटिकली तो ठीक है ये, लेकिन ये नहीं पूछा आपसे, ये पूछा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज कौन सा होना चाहिए, यानी पैसेज पढ़िएगा पहले और उस पैसेज में क्या दिया हुआ है। कई बच्चों को लगेगा कि सर हम तो देखो दे हैव ए टेंडेंसी नाइदर टू गो एस्ट्रे नॉट टू चूज, तो ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछा है, ये पूछा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अब अपने को थोड़ा पैसेज देखना पड़ेगा। दे हैव ए टेंडेंसी, देखो दे हैव ए टेंडेंसी टू गो स्ट्रे एंड दिया हुआ इसमें, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, यानी ये दोनों चीजें हैं। एंड का मतलब यही हुआ ना कि भाई ये भी, यानी रमेश एंड पूजा, ठीक है, तो रमेश भी और पूजा भी, तो फिर एंड को कौन रिप्लेस करता है, ठीक है, ये फिर आपका कौन सा करता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो करता है इसमें, ये भी न केवल ये बल्कि ये, तो इस हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। समझ गए होंगे कि इसका सी क्यों होना चाहिए। कई बच्चों को अभी भी लगेगा कि सर नहीं इसका इधर और भी हो सकता है, नाइदर नोर भी हो सकता है। हाँ ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन पूछा ये है कि पैसेज के अकॉर्डिंग, जो पैसेज में सो सेंस है ना, उस सेंस को आपको यहां लिखना है, ठीक है, तो इसका सी होना चाहिए। एडोलेसेंट्स एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो ये
कॉनकॉर्ड का क्वेश्चन है, एज वेल एज से पहले ये देखिएगा ये सिंगुलर नाउन है, हालांकि इससे पहले ए एन वगैरह कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं दिया आप लोगों को ये बताने के लिए, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 74 जो है इसमें फील्स आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इज फील नहीं होगा इसमें किसी भी तरीके से, ठीक है, फील्स आना चाहिए। इफ ए गार्डियन नॉट इम्पोज, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यहां लिखना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा आना चाहिए। पहली बात तो देखिएगा कि ये जो आपका है ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर में आपके पास ऑप्शन है ही एक, और वो कौन सा है, डज है, तो डज नॉट इम्पोज, ये इसका आंसर होना चाहिए। अब अपन चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा। स्टेंजा में से ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए हैं, सब में एक एक तो आया है राइमिंग स्कीम वाला। तो रॉज, ये देखिएगा ये आया हुआ आपका रॉज चूज, तो ए, यहाँ ए है, फिर ए के बाद ये प्राइड प्रोवाइड, तो ए बी, देखो इसमें कहाँ है ए बी, तो ये ए बी इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सबका सही हुआ होगा। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, आसान है किसका, सिमिले का, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। रिचार्ड वॉज अ लॉयन इन द फाइट, ये भी आसानी है, तो सबने किया ही किया होगा। क्या है इसमें, मेटाफर है। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन, देखो प्राइड गॉथ, प्राइड जाता है, ठीक है, फॉर्थ ऑन हॉर्स बैक, तो पर्सोनिफिकेशन का सीधा सीधा दिख रहा है कि किसका है, पर्सोनिफिकेशन का है, तो इसका ये है। और बेटी बटर बॉट सम बटर, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है और अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आप लोगों को करवाए हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। कम से कम मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के इनको ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई होगी, और बहुत मुश्किल है भी नहीं, आसान से ही हैं। ये देखो ये जो बेटी बटर वाला, ये मैंने थोड़ा स्ट्रेस डाल के भी आपको बताया था कि भाई देखो इस प्रकार के जो होते हैं वो अलिट्रेशन में पूछे जा सकते हैं, ये भी आप लोगों को मैंने करवाया हुआ है। प्राइड गॉथ की भाई इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये तो हर एक जगह आपको छोटी मोटी कोई बुक है, कहीं भी एग्जाम्पल होंगे मेटाफर के, तो उस प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें आप लोगों को मिल ही जाते हैं। तो अब मैं कहूँ कि भाई मेरे करवाए हुए में से आए हैं सारे, तो ऐसा नहीं है, ठीक पेपर था और किताबों से ही क्वेश्चंस आते हैं, और आप लोगों ने बहुत मेहनत की, इसमें आप लोगों का ज़्यादा है, मेरा नहीं, आप लोगों की ज़्यादा मेहनत है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की। टीचर तो बताता ही है सबको, लेकिन आप उसको किस ढंग से लेते हो, आपने बहुत अच्छे से किया, और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ है, किसी को किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी टू फिल द ब्लैंक। अब ये देखिएगा, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्या दिया, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। इंप्रूव योर स्पेलिंग। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर शुड लिख दें तो क्या दिक्कत है, अरे भाई शुड तो लिख दोगे, लेकिन इसने कहा यह है कि नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन दिया हुआ, तो फिर तो मस्ट ही लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा, मस्ट ही लिखना पड़ेगा। यस, व्हाट इज द गुड फॉर एंटरिंग इनटू नेगोशिएशन विद ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये इडियम है, मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है जो कमजोर आदमी होता है, उसको मैन ऑफ स्ट्रॉ कहते हैं। और यहां जो ऑप्शन है उसमें ये है, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस और कॉन्सिक्वेंस, इस प्रकार का आदमी जिसमें कोई बहुत ठोस चीज नहीं होती है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता उसके साथ बात करके। तो ये जो ऑप्शन हैं इनमें से ए ऑप्शन ठीक है। ए पोएम हैज 14 लाइन्स, तो ये तो निश्चित रूप से एक भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं कि ये किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा, जिसने थोड़ा बहुत भी देखा वो गलत नहीं कर सकता इसको। आगे देखते हैं। ऑन द अप्रोच ऑफ ए पुलिसमैन द बुली, बुली होता है जो दादा प्रकार के लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं सॉड ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, भाग जाना कहते हैं उसको, पेयर ऑफ हिल्स, सॉ हिज हिल्स इतना भी दे देते तो सॉड द हिल्स, सॉड ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, तो इस सब का मतलब भाग जाना होता है। ये विच वन ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग टू एन एलेजी, तो ये सब जानते हैं कि जॉयफुल पोएम क्या नहीं होती है, एलेजी नहीं होती है। बाकी मॉर्निंग पोएम, इमोशनल पोएम, सैड पोएम, ये सारी एलेजी होती हैं। बाइलेबियल, पे और बै, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जानते हैं। और सभी बच्चों ने निश्चित रूप से फेनेटिक्स का एक भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये आपका और मेरा सौभाग्य है कि अपना एक वीडियो था जो किसका, फेनेटिक्स का, जो बेसिक फेनेटिक्स मैंने आपको करवाई हुई है, वो यूट्यूब पे भी डाला हुआ मेरा, तो उस एक वीडियो से लगभग 2-3 3-4 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं, तो ये भी उसमें से एक है।
बाइलैबियल कॉन्सोनेंट है क्योंकि उसमें हमने जो क्लासिफिकेशन ही करवाया हुआ साउंड का, और साउंड के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए उसमें से है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पे और बै। लेटरल, ये ल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिप का पूछा है, तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यही पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखिएगा जूट, क्या पूछा है, जूट। जूट का ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, कौन सा होता है, ये होता है। तो इसमें देखो भी कौन सा है, कौन सा है, ये इसका सही आंसर हो गया, जूट। ठीक है। फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फ्रीथ, ये देखिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। क्यों नहीं होनी चाहिए कि ये सारे के सारे वर्ड्स अपन ने किए हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसा कोई वर्ड इसमें नहीं आया है जो कि फेनेटिक्स में ऐसा आ गया होगा कि भाई आपको करवाया ही नहीं, ऐसा आ गया कि उन्होंने उठपटांग ही पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जिस बच्चे ने ठीक ढंग से तैयारी की है उसके आराम से 25 के आसपास क्वेश्चंस ठीक हो रहे होंगे। देखो पेपर का स्तर जो है वो निश्चित रूप से पिछले वाले पेपर से थोड़ा ठीक ठीक है, तीनों ही पेपर का थोड़ा ठीक है। इसलिए पिछली बार जो एवरेज अच्छे बच्चों के जो मार्क्स आ रहे थे वो आ रहे थे 28, 29 भी आ रहे थे कई बच्चों के, 27, 28, 29 ये क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, कम से कम मेरे बच्चों के ये हो रहे थे और मुझे उसका पता है। इस बार मुझे यूँ लगता है कि जिस बच्चे के 24, 25, 26 अगर ये मार्क्स भी उसके ठीक हो रहे हैं तो उसका अच्छा पेपर है। ये मान के चलो कि उसके इतने ही हो रहे हैं, 24, 25, 26 जिसके हो रहे हैं उसके उतने ही हो रहे हैं, और जिस बच्चे के 20 के आसपास हो रहे हैं तो भी उसको खतरा तो है नहीं किसी भी तरह का, क्योंकि 60% मार्क्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप सबका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बस अब आप जो को करना है वो ये करना है कि मेंस के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। इस पेपर में जो आपकी कमी रह गई थी उनको आप ठीक से देख लें, और अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में अभी से जुट जाएं, आज से ही जुट जाएं। अब इस पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करें क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर है। आप जानते हैं कि 1-2 नंबर किसी के कम भी बन रहे हैं तो भी क्वालिफाई होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मानो किसी बच्चे के 26 आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और किसी के 24 आ रहे हैं तो उसको डरने घबराने की क्या जरूरत है, क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। लेकिन उसको सीखना ये है कि भाई उसके 24 क्यों आए, कहाँ उसकी कमियां रही, क्योंकि पेपर तो इंग्लिश का तो ऐसे ही आता है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, कैसा भी हो। फेनेटिक्स के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, मेथड्स के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ग्रामर के ऐसे ही होंगे, तो फिर उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरी गलतियां क्यों हुई हैं, उसको जरूर वो देखेगा। तो ये जो है इसका रीड होता है, क्या होता है इसका रीड, इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ए इसका सही आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कोशिश की है कि एक सटीक सी एनालिसिस हम इसका करें। फिर भी देखो फाइनल आंसर तो वही माने जाएंगे जो बोर्ड तय करता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि कई सही आंसर को भी उन्होंने गलत मान लिया, लास्ट में फिर हमने बहुत मेहनत करके एक आध क्वेश्चन ठीक हो पाया, और कुछ क्वेश्चंस को तो लास्ट तक नहीं माना। तो फाइनल की तो आप वही होगी, लेकिन ये बहुत सटीक सा एनालिसिस मैंने आपको दिया है। थैंक यू वेरी मच।